अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिंतयन्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में लक्ष्मी योग के बारे में जानेंगे, या फिर इसे लक्ष्मी योग न कह के जीवन में ऐसे कौन कौन से ग्रहों का एक साथ मिलना हो जाता है और जन्म कुंडली में उनका संयोग हो जाता है तो व्यक्ति धन कमाने वाला, धन के पीछे भागने वाला और एक राजा के सदृश जीवन जीने वाला, जहां आज के भौतिकवादी युग में धन की स्थिति और धन के पीछे जो लोलुपता लोगों में देखी जा रही है उसकी स्थिति को आज समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से, निश्चित रूप से सिर्फ धन आगमन की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मैंने धनवान योग, धन योग और कई प्रकार के लक्ष्मी से और लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए कार्यक्रम बना रखे हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम बिल्कुल अलग होगा क्योंकि ये वास्तव में ग्रहों के ऊपर और ग्रहों के स्थिति और स्थान और युति को लेकर के होने वाला है। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताऊंगा। इस वजह से कार्यक्रम को अंतिम हिस्से तक देखा करिएगा, बीच से न जाइएगा। आइए आपको अब सीधे लक्ष्मी और धनवान बनने के कुछ सूत्र पे आपका ध्यान ले आता हूं। सबसे पहले आपकी कुंडली में धन का विचार किया कहां से जाता है। अगर आपकी कुंडली में समस्या यह है कि मुझे धन कमाने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो रही है, या फिर कई बार मेरे सामने कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है जहां से कि मैं धन कमा सकूं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से हो या फिर अपना निजी व्यवसाय या फिर प्राइवेट सेक्टर से हो। ये कौन कौन सी स्थितियां और जन्म कुंडली में कौन कौन से ऐसे भाव हैं जहां से जन्म कुंडली में धन का और धन आगमन का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों एक बात बता देता हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में धन के बारे में अगर कोई सवाल आता है या दिमाग में धन को लेकर के कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में यहां जहां चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं या जन्म कुंडली का दूसरा भाव ये होता है। जन्म कुंडली का पहला भाव ये होता है जहां 5 नंबर लिखा है, और जन्म कुंडली का पहला भाव होने के कारण इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो पहले भाव के बाद ये दूसरा भाव होता है। यहां जो दूसरा भाव है यहां पे कई चीजों का और कई बातों का विचार किया जाता है दूसरे भाव से, जिसमें से सर्वप्रमुखतया धन का विचार और वाणी का विचार किया जाता है। यहां पे इस भाव के अधिपति की स्थिति अगर खराब होती है तो धन को कमजोर करते हैं। अगर इस भाव में किसी पापक ग्रह का मेल हो रहा हो, दो ऐसे ग्रह बैठे हों जो परस्पर एक दूसरे के शत्रु होते हों, जैसे शनि मंगल या फिर शनि राहु या फिर सूर्य और शनि, या फिर अकेले मंगल किसी जल तत्व की राशि में बैठे हों, तो ये स्थितियां जन्म कुंडली में कमजोरी को और कमजोरी से धन को देने वाली होती हैं। इस बात पे चर्चा हम आज नहीं करेंगे। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो सिर्फ ये बता रहा हूं कि धन का विचार जन्म कुंडली के दूसरे भाव से, और ये जो इतने सारे ग्रह बैठाए हैं ना मैंने, शुक्र मंगल सूर्य बुध और गुरु, इसे जन्म कुंडली का 11वां भाव कहा जाता है। क्योंकि आप अगर यहां से आरंभ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो धन के बारे में अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता हो तो सबसे पहले जन्म कुंडली के दूसरे भाव और 11वें भाव को देख लेना चाहिए। इन दोनों भावों के अधिपति अगर श्रेष्ठ स्थिति में हो, शुभ ग्रह की राशि बन रही हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, मित्र की अवस्था में दो ग्रह परस्पर एक दूसरे के साथ बैठे हों, अगर इन दोनों भावों में किसी उच्च ग्रह की उपस्थिति बन रही हो, कोई भी उच्च ग्रह अगर यहां पे बैठा हो, चाहे वो पापक ग्रह ही क्यों ना हो, फिर भी वो अच्छा फल करेगा। हां, अब वहां पे ये देखना जरूरी है कि अगर कोई पापक ग्रह उच्च का हो रहा हो और उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक पापक ग्रह खुद का हो और दूसरे किसी पापक ग्रह का और ज्यादा प्रभाव पड़ जाए तो वो स्थिति को कमजोर करता है। दूसरी बात जो ये है कि अगर यहां पे जो दो ग्रह बैठे हैं वो परस्पर एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र होने चाहिए। एक दूसरे के शत्रु होने से ये भाव प्रभावित हो जाएगा ना, और फिर
वो आपको प्रभावित करता है। कैसे? धन के लाभ को कम कर देता है, धन आगमन को कम कर देता है, धन के खर्च की अधिकता को बढ़ा देता है। राजा का मतलब पता होता है क्या होता है? राजा का मतलब होता है जिसके आय के सभी मार्ग खुले हुए हों और बंद व्यय के मार्ग क्रमशः हों। मतलब उसके पास आगमन भी हो तो सर्वोत्तम, लेकिन व्यय के मार्ग बहुत कम हो। लक्ष्मी की कृपा उसी पे करी और कही जाती है जिसके आय के हिसाब से व्यय तो हो लेकिन वो मार्ग छोटा हो। क्योंकि लक्ष्मी के पैर तोड़कर बैठने का मतलब है कि उसके धन आगमन और श्रेष्ठ स्थिति में, देखिए जहां पे व्यापार की बात हो वहां पे धन का आना भी जरूरी है और जाना भी जरूरी है। क्योंकि धन जाएगा नहीं तो वो सड़ांध पैदा करेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो नुकसान का कारण बन जाएगा और उनकी मति बुद्धि को परेशान करेगा। लेकिन वास्तव में अगर एक श्रेष्ठ संस्कार और श्रेष्ठ खानदान की बात करते हैं, एक पीढ़ी दर पीढ़ी की और श्रेष्ठ पीढ़ी की बात करते हैं, तो वहां पे अगर धनागमन की स्थिति मजबूत है तो धन के व्यय होने के मार्ग छोटा होना चाहिए और व्यय होने के मार्ग स्थिति में कम होने चाहिए। क्योंकि अगर आय आ रहा है तो उसको रोकने का कारण आपके पास होना चाहिए, तभी आप राजा बन पाएंगे। व्यय को कई तरीके से देखा जाता है और इसका कई सारा तर्क भी हो सकता है। हो सकता है मैं ये जो बातें कह रहा हूं वो कई चीजों पे लागू ना होती हों, लेकिन वास्तव में धन के खर्च और धन के आगमन का एक अनुपात जरूरी है। अगर जितना कमाया उतना व्यय गया तो फिर आप राजा कभी नहीं हो सकते हैं। धन के और धन के मामले में राजा होने का मतलब है कि आपके पास बैलेंस बना रहे, आपकी स्थिति धन की मजबूत हो। तो ऐसी स्थिति में कि धन भाव जहां धन आगमन का भाव होता है वहीं पे लाभ भाव भी धन आगमन का ही विचार किया जाता है। और कहीं ना कहीं जीवन के ये 2 रुपए के लगाने के बाद 11 रुपए के आगमन की स्थिति को लाभ भाव दिखाता है। मतलब ऐसा भाव जहां पे आप 2 रुपए लगाए हैं और 11 रुपए आपको मिलने वाले हैं, ये वो एकादशवां भाव है। ये अगर इन दोनों भावों के अधिपति क्रमशः दूसरे और एकादशवें भाव में जो राशि बन रही हो 1 से लेकर के 12 तक, उन दोनों राशियों के अधिपति क्रमशः एक दूसरे के साथ परिवर्तन में हो। परिवर्तन का मतलब कि यहां पे जिस भाव के अधिपति जो ग्रह बन रहे हों और यहां पे इस भाव के जो ग्रह जो अधिपति बन रहे हों, इन दोनों ने अपना अपना स्थान परिवर्तन कर लिया हो। यानी कि द्वितीय भाव के अधिपति एकादशवें भाव में और एकादशवें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में हो तो ये लक्ष्मी योग होता है। वस्तुतः लक्ष्मी योग कहने का मतलब है कि कई तरीके से ये बनेगा कुंडली में, क्योंकि हर जगह से लक्ष्मी के आगमन के ही बारे में इसमें विचार किया जाता है। चंद्रमा और मंगल का एक साथ किसी अच्छे भाव में बैठ जाना भी लक्ष्मी योग होता है। गुरु और मंगल का एक जगह किसी अच्छे भाव में बैठ जाना भी लक्ष्मी योग ही होता है। चंद्रमा का शुभग्रह होकर के धन भाव में बैठ जाना ही लक्ष्मी योग ही होता है। जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में मैं इस पर चर्चा अभी करूंगा। तो फिलहाल मैंने ये बातें बताई। सिर्फ लक्ष्मी योग एक ग्रह और एक भाव से कभी नहीं बनता है, वो कई भावों में और कई ग्रहों के एक साथ उपस्थित हो जाने पे बन जाता है, जिसका फलाफल व्यक्ति राजा के सदृश जीवन जीने वाला, जिसके आय अधिक और व्यय कम हो। ये बात याद रखिएगा। अब अगली बार चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में मैंने ये बातें बताई, अब अगले मुद्दे पे लेके आता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों एक साथ यहां लाभ भाव में बैठे हैं, जैसे कि मैंने बैठाया है, यहां देखिए मंगल और सूर्य, आपके लग्न कोई भी हो और राशि कोई भी हो, अगर एकादशवें भाव में ये मंगल और सूर्य अगर क्रमशः अच्छे अवस्था में बैठे हो तब तो निश्चित रूप से और ज्यादा श्रेष्ठ लाभ होगा। लेकिन फिर भी अगर ये मंगल और सूर्य एक साथ जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में बैठे हों तो ये भी लक्ष्मी योग ही होता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य और बुध 10वें भाव में बैठे हों, या फिर अगर ये सेम दोनों ग्रह जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में, जैसा कि मैंने यहां भी दिखाया है, सूर्य और बुध ये दोनों अगर दशम और एकादशवें भाव में बैठे हों, ये शर्त याद रखिएगा, अगर ये अच्छे राशि में बैठे हों और किसी अच्छे भाव से दृष्ट हो रहे हों, भाव के अधिपति से, अगर वो इन दोनों के ऊपर क्रमशः अष्टम भाव के अधिपति की दृष्टि ना पड़ रही हो और 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ये सर्वोत्कृष्ट और श्रेष्ठ
लाभ योग या लक्ष्मी योग होता है। ऐसी स्थिति में न तो बुध को अष्टमेश और द्वादशेश होना चाहिए और न ही सूर्य को अष्टमेश और द्वादशेश होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ अष्टमेश कहने का मतलब है अष्टम भाव के अधिपति और 12वें द्वादशेश कहने का मतलब है 12वें भाव के अधिपति नहीं होने चाहिए, क्रमशः सूर्य और बुध। जन्म कुंडली के 9वें भाव में, इसीलिए एक एक करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जन्म कुंडली के 9वें भाव में मंगल और गुरु का परस्पर संबंध बन रहा हो और ये कहीं से भी किसी भी पापग्रह से दृष्ट न हो और साथ ही साथ ये किसी भी अच्छे भाव से के अधिपति से दृष्ट हो। वही वाली बात कि अष्टमेश और 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि ना पड़े। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि अगर अष्टमेश और 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को धन आगमन तो होगा लेकिन परेशानियों से युक्त होकर के। ये दोनों ग्रह अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हों तो ये बड़ा श्रेष्ठ होता है। अगले ग्रह के तौर पे अगर देखते हैं तो यदि जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा दोनों इस 9वें भाव में बैठे हों, जहां मैंने पिछली बारी में बताया था कि मंगल और गुरु एक साथ 9वें भाव में बैठे हों तो ये लक्ष्मी योग ही होता है। और साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा एक साथ 9वें भाव में बैठे हों तो ये लक्ष्मी योग होता है, जिसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। अगली कड़ी में अगर जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति अगर 10वें भाव में बैठे हों तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है। विचार करिए, यहां मैंने 5 नंबर लिखा है और 5 नंबर के अधिपति होते हैं सूर्य। वो जाकर के कहां बैठे हैं? जन्म कुंडली के 10वें स्थान में। यहां के अधिपति आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हो 1 से लेकर के 12 तक, अगर वो आपकी कुंडली में वहां का अधिपति 10वें भाव में बैठा हो तो ये लक्ष्मी योग है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा तब हो जाएगा जब वो किसी शुभ ग्रह से गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा से दृष्ट हो और साथ ही साथ वहां पे चंद्रमा या फिर किसी भी अच्छे भाव के अधिपति से लग्न के अधिपति दृष्ट हो रहे हों, मतलब किसी अच्छे भाव के अधिपति उन्हें देख रहे हों। आसानी से समझा दूं तो किसी भी अवस्था में लग्न के अधिपति के ऊपर अष्टम भाव के अधिपति या 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अगली मुख्य बिंदु है प्रिय दर्शकों की अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5वां भाव है और अगर यहां पे मंगल की राशि बन जाए तो मंगल की राशि कैसे कैसे बनेगी? मंगल राशि के अधिपति होते हैं मेष के और साथ ही साथ उनकी दूसरी राशि 8 नंबर की होती है वृश्चिक राशि। अगर इन दोनों संख्याओं का निर्माण जन्म कुंडली के 5वें भाव में हो रहा हो ना, यहां पे या तो 1 नंबर लिखा हो या फिर 8 नंबर लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में कि यहां पे 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हो और मंगल यहीं बैठे हो जैसा कि मैंने बिठाया है, तो ये लक्ष्मी योग होता है। और साथ ही साथ अगर इस मंगल के ऊपर से शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि मैंने यहां बिठाया है, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो ये लक्ष्मी योग होता है और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में व्यक्ति यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत का मालिक होता है। प्रिय दर्शकों, अगली जो स्थिति बनती है वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से बनती है। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा की राशि बनी हो या फिर चंद्रमा स्वयं यहां पे उच्च के होकर के बैठे हों या फिर यहां पे चंद्रमा किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों या सम संख्या की राशि में बैठे हों, यहां पे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 अंक लिखा हो और चंद्रमा वहीं बैठे हों, या तो फिर वो अपने ही राशि में यानी कि कर्क राशि में बैठे हों या फिर अपने उच्च की राशि यानी कि 2 नंबर की राशि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, वो यहां अगर बैठे हों तो ये स्थिति भी जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्धारण करती है और ये भी व्यक्ति के जीवन में धन को आगमन का कारण बनाती है। अगली स्थिति है अगर जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति, अब धन भाव के अधिपति कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 12 तक जो भी राशियां बन रही हैं उस भाव के अधिपति अगर शुक्र के साथ या गुरु के साथ बैठे हों, इस भाव में जो भी अंक लिखा हो ना, उस भाव के अधिपति अगर आपकी कुंडली में जन्म कुंडली के किसी भी भाव में अगर शुक्र या गुरु के साथ बैठे हों तो ये बड़ा श्रेष्ठ लक्ष्मी योग बन जाता है और फिर ऐसी स्थिति में आपको निरंतर के धन आगमन का कारण बनता है और वो आपको जीवन में भौतिकवादिता का परम और परमोच्च सुख देने वाला होता है। अगली स्थिति है वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हों, जैसे कि मैंने बिछाया है,
यहाँ जो जो चीज़ें कह रहा हूँ उससे मैंने पहले से बैठा करके रखा हुआ है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हों, अकेले, युति में नहीं, और अगर बैठे भी हो तो परस्पर वो चंद्रमा के साथ बैठे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो एक अलग प्रकार का लक्ष्मी योग होगा जो मैंने अभी बताया है। तो अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हों और साथ ही साथ आपकी कुंडली के केंद्र के सप्तम स्थान में गुरु बैठे हों या फिर एकादशवें स्थान में गुरु बैठे हों तो ये लक्ष्मी योग होता है। एक बार फिर से बता दूं, अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति बन रही हो, शुक्र बैठे हों और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में गुरु बैठे हों और साथ ही साथ या तो वो अगर सप्तम स्थान में न बैठ करके एकादशवें भाव में भी बैठे हों तो ये लक्ष्मी योग ही होता है। और इतने तरीके से लक्ष्मी योग को बनते देखा गया है। अब आखिरी स्थिति लक्ष्मी योग के बनने की वो बता देता हूं। अगली और आखिरी सर्वोत्कृष्ट स्थिति जो लक्ष्मी योग के बनने का कारण या जिसे लक्ष्मी योग कहा जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और गुरु किसी भी भाव में या चंद्र कुंडली में भी अगर ये स्थिति बन रही हो कि बुध और गुरु दोनों एक साथ होते हों तो ये लक्ष्मी योग होता है और इसे ही लक्ष्मी योग कहा जाता है। ये जितने भी मैंने क्रमशः आपको स्थितियां बताई हैं प्रमुखतया बिंदु के हिसाब से, ये सारे ही लक्षण या किनमें से किसी भी एक लक्षण को अगर आपकी कुंडली में घटित होते देखा जाता है तो निश्चित रूप से आपको अपने आप को पहचान लेना चाहिए। परमात्मा ने आपको दे दिया है जो उसे देना था, बस आप पहचान नहीं रहे हैं और उसे गौर नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः उसने आपके खाने का सामान आपके थैले में डाल रखा है, बस उस खाने के ढक्कन को हटाना है और भोजन कर लेना है। अब आते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में, आपको आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। अभ्यास योग युक्तेन पुरुषम नान्यगामिना। अभ्यास योग का करके और निरंतर ईश्वर की चित्त में और ईश्वर के शरण में अपने चित्तानुवृत्ति को लगा लेना, अपने चित्त को लगा लेना, यही स्थिति परमात्मा के निकट जाने की होती है। और ये स्थिति में निरंतर जो प्रयासरत है, जिसके प्रत्येक पल का आह्वान सिर्फ ईश्वर के निकट जाने का हो, वो अपने प्रत्येक क्रियाकलापों को करते समय ईश्वर का ध्यान और उसका आचरण, उसके बताए गए मूल्यों का याद करता हो, वही सच्चे रूप में योगी जन होता है और वही सच्चे मार्ग में अपने सफलता को पाने वाला होता है। और निरंतर रूप से वही व्यक्ति इस आवागमन के चक्र से क्विट होता है, मुक्त होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। जरूर बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।